गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए होता क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी along the closed path is equal to the mu naught times current enclosed by it। देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, जो लाइन इंटीग्रल, ये डी है जो आपको दिख रहा है, ये लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अक्रॉस अलोंग द सर्कुलर पाथ। इस साइन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द, उस सर्कुलर पाथ में से कितनी करंट पास हो रही है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। मतलब ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन की क्या होती है? इक्वल होती है। इधर वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होती है? इक्वल। यही कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ की ये जो होता है ना इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज पाथ किसके इक्वल होता है? करंट जो उसमें से फ्लो हो रही है किसी भी इनक्लोज पाथ में से, उसका म्यू नॉट टाइम्स। और म्यू नॉट की आप वैल्यू जानते हो कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं हम क्या कि ऑन द, अब ये प्रूफ का, इसका ये स्टेटमेंट तो सही है। अब यदि स्टेटमेंट सही है तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ यही करेंगे, यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर कर दिया तो मतलब ये इक्वेशन सही गई है। तो इसका प्रूफ काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए कैसे निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट। तो हम इसका जो प्रूफ निकाल रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस पे निकाल रहे हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक वायर है, मतलब एक क्या है? वायर है। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस वायर में से क्या निकालनी है हमें कि वो कितना आसपास क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय इट। कि किसी भी, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हो किसी क्लोज पाथ में, तो किसके इक्वल होता है? उसमें से फ्लो होने वाली करंट की म्यू नॉट टाइम्स। और म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्रूफ की। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस में बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास वायर है, यदि उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके कारण क्या बनेगा? अब हम उसमें ये देखेंगे कि ये फार्मूला फिट हो रहा है या फिर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की इक्वल आ रही है। तो हम ये बात, इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर लिया है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप हमें मानना है कोई उसके पास एक क्लोज लूप मानना है। ये हमें हर एक क्वेश्चन में करना है एम्पियर सर्किटल लॉ में। सबसे पहले हमें क्या करना है? सर्कुलर लूप मानना है। तो देखो करंट, इसके लिए यदि मैं सर्कुलर लूप बनाऊं तो मेरे पास एक क्या सही रहेगा? एक सर्किल बना लिया मैंने इसके आसपास, जो क्लोज लूप बनाया वो कैसा बना लिया? सर्किट। अच्छा बेटा, मैंने आप सभी को राइट हैंड पाल्म रूल बताया था। राइट हैंड पाल्म रूल क्या होता है कि यदि थंब हमारा किस डायरेक्शन में हो? करंट की डायरेक्शन में। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी, उसमें लिखा हुआ है करंट, यदि थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है और ये जो फिंगर है वो हमें बता रही है उस जगह को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो ये जो इसके परपेंडिकुलर जो होगा ना, ये जो हमारी हथेली होगी, हथेली वाला साइड जो होगा वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए यदि करंट, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, पी पे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया dl। तो देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो फिंगर्स को मैंने यहाँ पे किया, तो ये मेरी हथेली के 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगी, मेरी हथेली के 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगी वहां पे क्या बनेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने इसका कहीं बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। इसके भी, ये जो सर्किल बन रहा है इसके भी 90 डिग्री पे, ठीक है, BDL। अब देखिए, अब आपको पता है मैंने ये वाला पोर्शन इधर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की प्रूफ कर दूं तो इक्वेशन सही है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो डॉट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, 11th क्लास में सीखा था। और उसको हम क्या लिख देते हैं? BDL cos थीटा। क्या लिख देते हैं? BDL cos थीटा। अच्छा यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, BDL cos
थीटा। ये जो थीटा है वो बी और डीएल के बीच का एंगल है। अब आपको पता है डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में घूम रही है, तो डीएल भी इसी डायरेक्शन में। अब तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। डीएल भी उसी डायरेक्शन में, बी भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हमने इस फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या रख दिया, 0 डिग्री। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि एक सर्कुलर लूप के कारण, एक सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। बेटा मैं आपको ऑलरेडी बायो सावर्ट्स लॉ में ये बता चुका हूँ कि उसमें जो किसी भी रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इतना बनता है, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर उसके सेंटर पे। तो बी की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर। डीएल की जगह cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 91। अब मैं इस इक्वेशन को, अब यहाँ पे देखो म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट है, 2 आई कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, तो बदल क्या रहा है, केवल डीएल। तो मैंने केवल किसका इंटीग्रेशन कर दिया, डीएल का। अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर मल्टीप्लाई डीएल का जब इंटीग्रेशन करोगे तो छोटी छोटी सी रिंग को यदि बहुत सारा जोड़ोगे तो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। छोटे से पोर्शन को यदि जोड़ते जाओगे तो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे बेटा पूरी की पूरी रिंग बन गई 2 पाई आर। अब ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई, ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। यही तो प्रूफ करना था हमें। जब इसको काटा तो ये म्यू नॉट आई आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। मतलब ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है। ये तो इसका था डेरिवेशन, किसका प्रूफ क्या है, ठीक है। अब एक बार दोबारा आपको ये इक्वेशन ये क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हम उसका लाइन इंटीग्रल कर लेते हैं, लाइन इंटीग्रल कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर लेते हैं, डीएल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो उसमें से बहने वाली करंट, उसमें से बहने वाली करंट म्यू नॉट टाइम्स उसकी, उसमें से बहने वाली करंट क्या वो किसके इक्वल हो जाता है, उसमें से बहने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम्स के, उसमें से बहने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम्स से। और ये इसका प्रूफ था। और ये बात आप सभी को समझ में आई कि ये तो करंट है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई बी। अच्छा, मैंने प्रूफ कैसे किया, बीडीएल लिखा, बीडीएल cos थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री लिखी क्योंकि बी और डीएल के बीच में एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। बी की वैल्यू मुझे पता है किसी क्लोज पाथ में कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। और मैंने बी की जगह ये पुट कर दिया, और जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे पता चला ये सब तो कांस्टेंट है, तो मैंने इनको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया डीएल का, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि छोटे छोटे से जोड़ता जाऊंगा तो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। और यहाँ से मेरे पास आ गया म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम देखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, अब हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई किस तरह से करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई भी एम्पियर लूप लेट करना है। पहला स्टेप क्या है, कोई भी हमें एम्पियर लूप लेट करना है। एम्पियर लूप क्या होता है, कुछ भी, वो सर्किल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, आपका स्क्वायर हो सकता है, इनमें से कोई भी आप एक सर्कुलर लूप लेट करेंगे। सेकंड आपका स्टेप होता है, अब आपको क्या करना है, उसकी उस जो रेडियस होगी उस सर्किल की, उसको हमें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके अकॉर्डिंग रेडियस होगी, या फिर साइड जो होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। कि हम अपने जो रेक्टेंगल माना है या फिर रेडियस सर्किल माना है, उसकी रेडियस है रेक्टेंगल की लेंथ हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करेंगे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तीसरी बात हम कहते हैं कि अब हम उसमें अप्लाई करेंगे सर्क्यूटर लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, सर्क्यूटर लॉ। सर्क्यूटर लॉ को जब आप ओपन करोगे तो वो इस तरह से आएगा, डॉट हट जाएगा, डीएल cos थीटा अपॉन म्यू नॉट इनक्लोज्ड, ठीक है, कि कितनी उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, म्यू उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट है उसके इक्वल्स, मतलब इसको जब आप ओपन करोगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका फोर्थ स्टेप है, इसको अप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेनली ये चारों स्टेप मैंने बता तो दिए, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करते हैं ये अब हम सीखते हैं। ये चारों स्टेप मैंने आपको बताया, अब इनको अप्लाई किस तरह से करेंगे। देखिए, यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रेट
कैरिंग स्टेट कैरिंग स्टेट करंट कैरिंग, ठीक है, स्टेट करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, मतलब बहुत लंबा एक वायर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अच्छा, हमने मान लिया कि मान लीजिए वायर है, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मान लीजिए मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप मुझे एक एम्पियर्स लूप लेट करना है जिसमें पी पॉइंट आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लेट कर लूंगा, मैंने लेट कर लिया एक सर्किल लेट कर लिया। देखिए ये पी पॉइंट है और मैंने यहाँ से पास होता हुआ एक सर्किल, ये मेरा क्या है, एम्पियर्स लूप। पहला स्टेप मेरा यही था। सेकेंड, इसकी जो रेडियस होगी वो हम हमारे अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ले लेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी रेडियस के बराबर। सेकेंड स्टेप कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है ये, कि हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या पढ़ा है, अच्छा, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा है क्या, कि यदि हम लाइन इंटीग्रल कर ले मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज पाथ में, तो इसके किसके इक्वल हो जाता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के। ये हमने पढ़ा है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, हमने इसमें पहला तो क्या किया था, हमने एक पॉइंट चुना, एम्पियर्स लूप लगा दिया, उसकी रेडियस लेट कर ली, हाँ ये इसकी रेडियस होगी, निकाल ली। अब हम इसमें ये लूप लगाएंगे। तो देखिए लूप लगाने के लिए हमें पता है कि इस करंट में से, इस लूप में से भी कितनी करंट पास हो रही होगी, आई पास हो रही होगी। अब मैं इसे ओपन करता हूं, तो बी जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डीएल का। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लेट कर लिया, छोटा सा टुकड़ा लेट कर लिया। अच्छा, एक बात और ध्यान यहाँ पे दीजिए कि यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो आपको पता है करंट ऐसे जा रही है, डायरेक्शन ये है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ। मैं इसको इस तरह से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और डी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री म्यू नॉट आई। समझ में आया बी और डीएल का एंगल कैसे लिखा, ठीक है, क्योंकि क्या डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से पता चला हमें बी कॉमन है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब छोटे से टुकड़े के कारण हमने निकाल लिया, तो इस पूरे को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। छोटे छोटे डीएल को आप जोड़ोगे तो पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे हो गया बेटा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा हम बायो सावर्ट्स लॉ से भी ये निकाल चुके हैं, लेकिन इससे बहुत 1 मिनट में ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि हम बायो सावर्ट्स लॉ से भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का निकाल चुके हैं, लेकिन बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ हम मुश्किल से 2 मिनट के अंदर इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किसके कारण, किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली वायर के कारण। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हमने बस एक लूप लेट किया और इसके बाद इसमें ये लगा दिया और इससे हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड के कारण कितना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड होता क्या है, तो देखिए सोलेनॉइड की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इस सोलेनॉइड हैविंग सिलेंड्रिकल कॉइल्ड और टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। तो क्या होता है ये, इस है सिलेंड्रिकल कॉइल, मतलब जब कॉइल्स को सिलेंड्रिकल रूप में बांध दिया, तो या तो हम किसी बेस को मान के भी बांध सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है हार्ड वायर हो सकता है, तो उसको भी हम क्या बना सकते हैं, इस तरह से बाउंड कर सकते हैं। तो जब हमने वायर्स को इस तरह से बाउंड करते गए तो इसको क्या बोल देते हैं, सोलेनॉइड बोल देते हैं। सोलेनॉइड को डेफिनेशन क्लियर हुई। अब एक आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, जब सोलेनॉइड की लेंथ, ये इसकी क्या होती है लेंथ,
जब सोलेनोइड की लेंथ इसकी रेडियस से, इसकी रेडियस r होगी, तो जब सोलेनोइड की लेंथ इसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड किसे कहते हैं समझ में आएगा, जब लेंथ बहुत ज़्यादा होगी किससे, रेडियस से। दूसरी बात याद रखिएगा, आइडियल सोलेनोइड में बाहर, सोलेनोइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। हालांकि मैं आपको ये बात बता भी दूंगा क्यों नहीं बनता है, लेकिन आइडियल सोलेनोइड में बाहर की तरफ क्या नहीं बनता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। जबकि अंदर क्या, आइडियल सोलेनोइड में अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है लेकिन बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। तो उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बाहर इधर या इधर बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। आइडियल सोलेनोइड सभी को समझ में आया, आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, ठीक है। सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। यदि हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करें, यदि हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करें, तो मैंने आपको बताया यदि लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आइडियल सोलेनोइड बनता जाएगा। और आइडियल सोलेनोइड की क्या वो होता है कि वो बाहर जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो कम होता जाएगा और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। बाहर की तरफ क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। आइडियल सोलेनोइड बनता जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, सोलेनोइड होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे इस सोलेनोइड के सेंटर पे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के सेंटर के। तो मैं एक बार दोबारा आपको इसको प्रॉपर्ली डायग्राम बना देता हूं कि कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो देखो सोलेनोइड मैंने आपको बता दिया, इस तरह से कार मतलब कॉइल, कॉपर की कॉइल क्या होती है, बाउंड होती है। मान लीजिए इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब हम इसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपको बताया कोई भी सोलेनोइड होता है उसके आउटसाइड में तो हम क्या मानते हैं, आइडियल सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ एक्सटर्नल फील्ड तो मानते हैं जीरो, मतलब इसके बाहर जो भी फील्ड बन रहा है वो क्या मानेंगे हम, आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो जीरो। केवल इसके मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ बन रहा है हम वही निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। अब देखिए, मतलब अब हम इसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं हम एट सेंटर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वी कंसीडर, अब सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप था कि हमें एक एम्पियर पाथ लाइट करना है। तो देखिए अब जब हमें एम्पियर पाथ लाइट करना है किसी के साथ, आप इसकी डायरेक्शन को समझिए पहले कि बेटा यहाँ से करंट जा रही है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रही है, तो करंट जाके ये इधर की तरफ मुड़ी ना, देखो करंट जाके ये निकल रही है, देखो ऐसे जा रही है इस तरह, तो करंट कहाँ है, बाहर की तरफ है, करंट कहाँ है, बाहर की तरफ। और जब ये नीचे की तरफ घूम रहा है तो करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। करंट कहाँ जा रही है, अंदर। बेटा आप समझ तो रहे ना, ये इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो करंट जा रही है हमारी अंदर की तरफ, वैसे तो जा रही है बाहर से ऐसे, और वैसे करंट जा रही है अंदर से। तो आप यहाँ से जब इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्शन जो आ रही है ना वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है ऐसे आ रही है। बाकी हम इसका एक ये भी तरीका है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है हम उस डायरेक्शन में हमारा हाथ करेंगे, और जहाँ पे हमारा थंब आएगा, जहाँ पे हमारा थंब आएगा उस डायरेक्शन, उसको हम बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये भी इसका एक तरीका होता है कि जहाँ पे हम हाथ कर, इस तरह से करंट जा रही है, जहाँ पे हमारा थंब आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई। यहाँ पे हम बनाएंगे एक लूप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें बनाना है एम्पियर पाथ, तो मैंने यहाँ पे एक एम्पियर पाथ बनाया। अब इसके बीच में कितने भी टर्न आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे में 3 आए हैं, वो तो मैंने डायग्राम ऐसा ही बनाया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया इसलिए मेरे 3 आए हैं। तो ये मैंने क्या बनाया, एम्पियर पाथ। मैं इसको और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया एम्पियर पाथ। अब मैं इसको दे देता हूँ बेटा नेम। तो मैंने इसको दे दिया, ये तो दे दिया ए, ब्लैक पेन से, चलो इससे दे देता हूँ, ए बी सी और डी, ये मैंने दे दिया ए बी सी डी, इसको नेम, एम्पियर पाथ को, ठीक है। अब पहला स्टेप मेरा यही हुआ। सेकंड स्टेप क्या था, मुझे लिखना था फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन इट।
तो हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि यहाँ पे जो हमें ये तो बन रहा है एक पूरा स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया वाली सरफेस 2 डायमेंशन बन रहा है, जबकि हम इंटीग्रेशन किस में निकाल रहे हैं, डीएल में, लीनियर में। तो हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमको इसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा लीनियर रूप में। ए बी लाइन, सी डी लाइन, सी डी ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन और ए डी लाइन, हमें इसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे, बात समझ में आई? हम इसे कैसे बांटेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे। तो मैंने इसको पूरे को टुकड़ों में बांटता हूँ। तो वी कंसीडर एन एम्पियर पाथ विच इज ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये मैंने ये कर दिया। अब मैंने टुकड़ों में बांटा इसको इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ए बी लाइन के लिए, क्योंकि हमें लीनियर करना है। डी एल का मतलब क्या होता है, लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो फिर इसी तरह से मैंने बांटा बी सी लाइन के लिए, फिर मैंने बांटा सी डी लाइन के लिए, और फिर मैंने बांटा ए डी ए लाइन के लिए, ठीक है। अब मैं पहले वाले के लिए इंटीग्रेशन देखता हूँ। तो आप देखिए बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, बी डॉट डी एल का मतलब क्या है, बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे डॉट लग रहा है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बी डी एल कॉस थीटा। यदि डॉट हटाऊंगा तो बेटा कौन सा वो बन जाएगा ना आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। बी डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या लिखता हूँ, बी डी एल कॉस थीटा। बेटा आप देखिए यदि मैं ए डॉट बी लिखता हूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं इसको लिखता हूँ ए बी कॉस थीटा। जब डॉट हटाता हूँ तो कॉस थीटा लग जाता है। और थीटा कॉस थीटा होता क्या है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, बी और डी एल के बीच का एंगल। तो आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। यदि मैं ए से बी तक जा रहा हूँ, ए से बी तक, तो मैं डीएल भी इसी डायरेक्शन में लूंगा, ठीक है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में लूंगा। तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया, तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, बी डॉट डी एल। तो बी और डी एल, ए से बी तक, तो बी और डी एल के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की, बी डॉट डी एल, बी सी के लिए। तो आपको पता है बी तो इस डायरेक्शन में और डी एल क्या है 90 डिग्री में। तो मैं इसको लिख दूंगा बी डी एल cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, बी इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर है। प्लस तीसरे वाले के लिए बात करूंगा सी से डी, तो बी डॉट, ये तो बी आउटसाइड है तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है किसी भी रिंग के, 0 होता है। तो मैं इसको बी आउटसाइड लिखता हूँ और डॉट डी एल ही लिख देता हूँ, प्लस, क्योंकि ये वाली टर्म मेरी 0 बन जाएगी। फिर डी से ए के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री cos 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये भी 0, ये भी 0। और आपको पता है इसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सी डी जो लाइन है वो इस सोलेनोइड से बाहर है, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 ही होगा। तो बी आउट का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये तीनों टर्म्स तो हो गई 0, केवल बचा क्या, बी डी एल कोस 0। अब बी डी एल कोस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के, क्योंकि इसको तो हमने सोल्व कर लिया और इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है बी डी एल कोस 0। तो बी डी एल कोस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, इसका मतलब आई इनक्लोज्ड ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बी डी एल, अब हमने जो लूप माना ना बेटा, ये जो हमने लूप माना इसकी लेंथ मैंने मान ली h है, कितनी है h, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है h। तो देखिए, तो मैंने इसको जब इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया b dl को मैं क्या लिख सकता हूँ h, ठीक है। तो मैंने b dl को मैंने लिख दिया h, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई, लेकिन मुझे करंट नहीं पता कि इस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में, मुझे सब कुछ पता है लेकिन बस म्यू आई इनक्लोज नहीं पता। तो देखिए फॉर आई इनक्लोज्ड, अब हमें आई इनक्लोज निकालना है कि इसके अंदर कितनी करंट है। तो आपको पता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसमें टोटल नंबर जो टर्न्स है वो कितना है, कैपिटल एन, कितना है कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है कैपिटल एन। अब यदि मेरे पास जो लेंथ है तो मुझे पर यूनिट लेंथ निकालना है। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा कि मेरे पास मान लीजिए 20 पेन है, मुझे इसको 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता था 20/5 कर देता था ना। तो मुझे देखो टोटल नंबर ऑफ लेंथ टर्न्स पता है,
यदि मुझे पर यूनिट लेंथ निकालना है कि जैसे मैं बात करूं कि 5 जो पेंसिल्स आती हैं 20 रुपीज़ की आती हैं, तो एक पेंसिल कितने की आएगी, तो आप क्या करेंगे 20/5। तो इसी तरह से यदि टोटल टन्स n है तो पर यूनिट लेंथ में कितने टन होंगे, मतलब एक पर यूनिट लेंथ की हम बात करें, छोटे से टुकड़े की बात करें तो उसमें कितने पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टन्स होंगे, तो n/l हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टन्स अपॉन टोटल लेंथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पर यूनिट लेंथ, इसको मैं यही तो बोलूंगा नंबर ऑफ टन्स एट पर यूनिट लेंथ। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे n/l, और इसको मैंने किससे नाम दे दिया, स्मॉल n से। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, नंबर ऑफ टन इन h हाइट। अब यदि मान लीजिए पर यूनिट लेंथ में तो n है, तो नंबर ऑफ टन h हाइट में कितना, n h लेंथ में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा h लेंथ। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ में तो n है, तो नंबर ऑफ टन्स इन h लेंथ कितने हो जाएंगे nh, ठीक है। करंट, अब देखिए एक टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है I, एक टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है I, तो नंबर, अब NH टर्न में कितनी, इस पूरे इतने से जो हमने एम्पियर लूप माना इसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं, NH टर्न्स आ रहे हैं, तो NH टर्न्स में कितनी करंट होगी, तो वो हो जाएगी NHI। बेटा सिंपल सी बात है, एक पेंसिल यदि 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की आएंगी, 5 × 10, यही होगा ना 5 × 10। तो यही सेम हमने यहाँ पे किया है कि यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, तो यदि एक टन में करंट आई है तो NH टर्न्स में कितनी करंट होगी, तो NHI। अब BH = μ0, और यहाँ पे I इंक्लोज की मैंने वैल्यू रख दी NHI, H से H कट गया और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई B0 NI, ठीक है, μ0 NI। और N क्या है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, तो N की जगह मैं L/L भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो में यही स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो आप यदि एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन इस टॉपिक को समझिए प्रॉपर्ली, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सारा होमवर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।